अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है मुबश्शिर ज़ैदी। राहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, मैं आज एक बात करना चाहूँगा कि देखिए ये कोरोना के हवाले से ही मेरा बेटा है 24 साल की माशाल्लाह उम्र है, उसको ट्यूसडे को सुबह बुखार हुआ, तबीयत खराब हुई, आइसोलेशन में चला गया। हमने उसका वेडनेसडे को कोरोना टेस्ट कराया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका टेस्ट नेगेटिव निकला। फिर मैं आप दोनों भाइयों को एक बात बताता हूँ कि बीइंग अ फादर 2 दिन जिस मुश्किल, जिस परेशानी और जिस कर्ज में हमारे घर वालों ने गुजारे हैं कि या अल्लाह इसको ना हो, यंग बच्चा है, 24 इयर्स ऑफ एज है, ना हो, जबकि वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था, टोटल कहीं नहीं निकला, पता नहीं क्या था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मैं सारे आपके प्रोग्राम के तो पहले ये कहूँगा पाकिस्तानियों को कि भैया इतिहास वो दिन हमने किस मुश्किल और कर्ज में गुजारे हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला इस चीज़ से बचाए, क्योंकि हमारे जो इमरान खान साहब हैं उनको अल्लाह मियाँ ने जो अक्ल फ़हम का फुक़दान है उनके पास, उनको एहसास नहीं है कि जी मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, मैं सारी चीज़ें खोल दूँगा। जो ईद पे सब कुछ हुआ उसका ख़मियाज़ा इस वक्त पाकिस्तान की कौम भुगत रही है। और मुझे बड़ा अफ़सोस है, कहना चाहिए कि जी जिन लोगों ने इमरान खान को सेलेक्ट कराया उनको सोचना चाहिए कि जी किस किस्म के हालात हैं। मैं आपको बात बताऊँ, मेरी बेटी डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उसके साथ के तमाम मेल डेंटिस्ट डॉक्टर्स को आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगा दी क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पे कम पड़ गए हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई आप इस पे खुद भी आप कहें, मशवरा दें या बताएं कि जी इस किस्म के हालात, जो इस किस्म के अब जो हालात जिस नहज पे लेके जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा। मेरी कल एक डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा जी 22 करोड़ आवाम है, अगर 22 करोड़ आवाम का एंटीबॉडी टेस्ट कराए जाएं तो कहना 22 करोड़ में से 99% को या तो कोरोना हो चुका है या कोरोना निकलेगा। जी इसके बिल्कुल। बावजूद आप नहीं राहील भाई, बात आपकी सही है। ये जो और खासतौर पे जो एंटीबॉडीज की आप बात कर रहे हैं, तो गेट्स फार्मास्यूटिकल ने भी एक इस पर एक छोटी सी एक मिनी एक्सपेरिमेंट की थी अपने ही प्लांट के वर्कर्स पर। तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही लगा जो ये आप बात कर रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लग भी गया है और उतर भी गया है। लेकिन क्योंकि इतनी हमारी आबादी है और अभी तो सारा खतरा यही है कि अभी तो मजीद इसने फैलना है। कामरान अली है, वापस आ गए हैं नवाब शाह से। सॉरी कामरान भाई, मेरा ख्याल में लाइन कट गई। फरमाइए सर। कामरान भाई के खिलाफ साजिश। कामरान अली नवाब शाह से। जी सर। जी बढ़ रही है एकदम से कीमतें पेट्रोल की, कार वालों को जरा होशियार रहना चाहिए। फिर बजट की आमद है, अवामुन नास को सब्र करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बजट के अंदर जो है अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो बिजली सस्ती की गई है और ना ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के अंदर कोई कमी इसके अंदर आई है। और जो बस ये है कि जो विफाक ने तालीम के लिए 1400 अरब रुपए का बजट रखा है, उसके लिए मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। बहुत आला कामरान भाई कह गए हैं आप, लेकिन लेकिन ये है कि कामरान देखिए, इसमें जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो थोड़ा कम होने की पेशिंग गोई तो ज़रूर की जा रही है, मगर मेरे ख्याल में जितने मुश्किल हालात हैं इस वक्त मईशत के, फिर कोरोना की वजह से, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा हम क्या उम्मीद करते बजट में, क्या ऐसी चीज़ होती। आवाम की जो सब्सिडीज़ हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, तो जाहिर है आपको बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आएंगे। और पेट्रोलियम लेवी का तो खुद कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी मज़ीद बढ़ाई जाएगी। तो अगर पेट्रोल मज़ीद महंगा भी होगा तो जाहिर है डबल ब्लो होगी। ऑल्दो गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोलियम लेवी कम करेंगे, मगर देखिए हर बजट में हम यही बात कर रहे होते हैं कि इसमें आवाम के लिए क्या है। तो जैसे खान साहब कहते हैं अशराफिया लॉकडाउन के लिए है, तो ये बजट जो है ये अशराफिया के लिए है, बस यही समझ लीजिए। देखिए एक और बात ये भी है मुबश्शिर कि देखिए रिलीफ तो इसमें कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोई ये पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक स्टिम्युलस, लेकिन उसके लिए भी ठीक ठाक प्लानिंग चाहिए होती है। तो ये है वही रिवायती किस्म का बजट। जो जीडीपी की ग्रोथ, जो मतलब अगले फिस्कल क्वार्टर की ग्रोथ रखी है 2.1, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लग रही है, लेकिन देखते हैं। अगेन वही बात है ना कि रेवेन्यू टारगेट बहुत दे देते हैं, फिर वो रेवेन्यू टारगेट जो है 4,900
63 अरब रुपए रख दिया है, और जो कि इस बरस भी 4000 नहीं हो पा रहा। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से ये उस रेवेन्यू टारगेट को अचीव करेंगे। ज़ाहिर है जब वो अचीव नहीं हो रहा होगा तो मेरे ख्याल में मिनी बजट लेकर के आएंगे। अक्टूबर नवंबर में मिनी बजट लेकर के आएंगे, फिर चीजें बढ़ाएंगे। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा कि एक चीज मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा, जब लोग हम बात करते हैं ना कि यार सेहत को इतना दिया, तालीम को इतना दिया, तो ये भी हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये तो वफाकी बजट है ना, और अब ज्यादातर जो स्पेंडिंग होती है तालीम पर वो सूबाई बजट्स में ही होती है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन का और हायर एजुकेशन का बजट जो है वो फेडरल से आता है, तो लिहाजा ये कह देना भी वो नहीं होगा कि सारे का सारा जो है सूबों से आता है। और सूबों का जो तालीमी बजट है ज़रार, उसमें से 85% से जायद जो है वो सिर्फ सैलरीज होती हैं, तो बाकी 15% जो है उसमें थोड़ा बहुत अगर एक आध स्कूल बन जाता है, या वो भी क्योंकि PSDP कम होता है तो लिहाजा बहुत सी चीजें उसमें रह जाती हैं। इन दी एंड सिर्फ सैलरी तक ही बात आ जाती है। हुमायूं खान साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। मैं बात करना चाहूंगा जो ऑनलाइन एग्जाम का इशू है स्टूडेंट्स का, हायर एजुकेशन कमीशन ने जो ऑनलाइन एग्जाम की पॉलिसी दी है, सर इसमें पहली बात यह है कि 36.18% पाकिस्तानीज के पास इंटरनेट है अकॉर्डिंग टू PTS स्टेटिस्टिक्स। तो इस बात की कोई तुक नहीं बनती कि आप एक इस तरह की अंडर डेवलप्ड कंट्री में ऑनलाइन एग्जाम मुनक़िद करें। और उसके बाद दूसरा फेयरनेस का मसला है। HEC की अपनी वेबसाइट आज से कोई 2 दिन पहले हैक हुई है, तो वो जब अपनी वेबसाइट नहीं बचा सकते तो वो कैसे इंश्योर करेंगे कि सिक्योर एग्जाम होंगे। और फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में बहुत मसला है इंटरनेट का, और क्लासेस में इश्यूज आ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन एग्जाम से ये बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे अगर कंडक्ट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा हुमायूं साहब, आप मंडी बहाउद्दीन में, जी मैं आप मंडी बहाउद्दीन से कॉल कर रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ, अच्छा देखिए, ये जो सिक्योरिटी वाली बात है, चले ये अगर हम छोड़ भी देते हैं, आपने जो पहली बात की है यही तो मेन मसला है कि पाकिस्तान में आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वर्चुअल या इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप कहें कि बस सर अब हमने डिजिटल में ही जाना है। मतलब कहने के लिए बड़ा आसान है, बड़े शहरों में शायद कहीं कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मसला तो है, और हमने शो पर काफी दफा इस पर बात भी की है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला हमें किसी से भी। और तसल्ली बख्श क्या, ये मेरे ख्याल में डिनाइल में है HEC, और जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं उनसे अगर बहुत ज्यादा वो उनसे बहस की जाए तो वो कहते हैं कि फिर आप सेमेस्टर छोड़ दें, आप अपनी फीस वापस ले लें। मतलब मुझे सिर्फ दुख ये होता है कि उनको कोई एहसास नहीं है कि तुलबा के तालीमी मुस्तकबिल का क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बजिद है कि नहीं जनाब, क्योंकि हमने तय कर लिया है एक चीज, लिहाजा उस पे हमें जो है वी हैव टू गो अहेड विद इट। तो ये मेरे ख्याल में उनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ उनका हाँ बस यही है। तो एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। और मैं अगली कॉलर है शहाद सिद्दीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्लाह सर आज एक तो मैं थोड़ी सी एक लाइन बोलूंगा कि पहली बात तो ये चल रहा, अभी कोरोना में हमारी फैमिली के अजीज़ अकारिब में भी इंतकाल हो गया, यंग लड़कों का भी हुआ। आज मेरे दोस्त के भतीजे का हुआ, वो भी यंग था, 31 साल का, वो इंतकाल। माने ये तो अब हम गवाही दे सकते हैं, आपके सामने खुद खड़े हो सकते हैं कि ये घर, ये फैमिली, ये लोग, ठीक है। अब तो ये यकीनी करने के जो आज, लेकिन आपको एक याद होगा वाकया, वो तो फांसी हुई थी कि FIR थी, वो बहुत पुरानी कहीं पड़ी रह गई थी, उस पुरानी पे एक्टिव हो जाती है। तो अल्लाह न करे कहीं FIR पड़ी रह जाए ना ऐसी, तो फिर वो एक्टिव भी हो जाती हैं, फिर वो लवाहिकीन उस वक्त खड़े भी हो जाते हैं और उसके ऊपर ऐसे केसेस बनते हैं आपकी कोताही की वजह से और ज़ाती गफलत की वजह से, घरों में मातम बिछ जाए,
तो एक तो इसका ख्याल करें। दूसरा, गरीब की मदद कर सकते थे, 1 ग्रेड से लेके 14 ग्रेड तक की अगर तनख्वाह बढ़ा देते या पेंशन, ये तो डायरेक्ट आपके पास थे ना, इनके लिए आपको कहीं तहकीक नहीं करना था कि चोर हैं और चक्के हैं, फ्रॉडी हैं, ये तो गरीब तबका आपके पास था। और अल्लाह के वास्ते आप इनसे कहेगा कोई चीज के रेट कम नहीं करें, खुदा ना पेट्रोल कम करें, ना बिजली के रेट कम करें, जो कम करेंगे मुझ जैसा नालायक इनका बैठा हुआ है वही चीज ही गायब करवा देगा। आप रोशनी डाल दें भाई, जज़ाकल्लाह। जी सर जी, बस अब मतलब क्या कह सकता हूँ, सही बात है। इस तरह की जो बिल्कुल बातें कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या करें जी। अगले कॉलर है हमारे अब्दुल वहीद साहब कराची से। अब्दुल वहाब साहब कराची से। जी वहाब भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कोरोना को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते। तो मैं काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोरोना पे खिताब करना छोड़ दें, ख़त्म कर दें, तो यकीन करें पूरी कौम कोरोना को सीरियस लेना शुरू कर देगी। इनके स्टेटमेंट्स की वजह से ही जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड माशरे में पैदा हो रहा है। दूसरी बात मैं सर ये करना चाहता हूँ, हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये हम शुरू से सुन रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं और उनकी जो अमवात हैं वो हमारे तखमीना से कम है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कौम ये जानना चाहेगी कि उनके जो एस्टिमेट्स बनाए गए थे उनके बेसिस क्या थे। ये तो समझ जितनी भी अमवातें और ये जो आपने जो दूसरा सवाल किया है ना सर, ये क्या कहते हैं ना, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। क्योंकि बात तो बड़ी की जाती है इस हमारे इस एस्टिमेट के तहत, हमारे उस एस्टिमेट के तहत, लेकिन ये कम बात की जाती है कि वो कौन सा एस्टिमेट था, किसने बनाया, किस नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर हम अभी तक बदकिस्मती से एटलीस्ट जो पॉलिटिकल स्फीयर में हम देख रहे हैं कि लोग वही सर्च करते हैं जो उनकी पहले से ही उनका माइंड बना होता है ना यार, तो उसके लिए ही वो रिसर्च सर्च करके ना फिर आपको दिखाते हैं कि जी ये ले, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो ये बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है अब्दुल वहाब साहब ने। क्यों मुबाशिर? बिल्कुल, और मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जो अमेरिका में हुआ या जो यूरोप में हुआ या और जो जगह हो रहा है, हमारे हमसाये ममालिक में भी हो रहा है, तो उसको देख कर के अंदाजे लगा रहे थे। और बार बार हम भी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है उतनी हलाकतें नहीं हुई, मगर जैसे हमने 2 रोज़ कबल कहा, ज़रार ने भी एक रिसर्च का हवाला दिया कि अब ये जनूबी एशिया में ये मर्ज़ जो है बुरी तरीके से फैल रहा है, और ये वो वक्त है जो डिटरमिन करेगा कि आया हम लोग जो है कंट्रोल कर भी पाएंगे। कंट्रोल तो शायद ना कर पाए, लेकिन जो हलाकतें या जो कोरोना फैलेगा इस वक्त जो सूरत हाल है, तो शायद अगले 4-5 हफ्ते तक वो हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इवेंचुअली क्या हालात होते हैं वो जाहिर है, वो अंदाजे तखमीने जो लगाए गए हैं वो सब के गलत हैं। ये न सिर्फ हमारे अंदाजे तखमीने गलत नहीं हुए, यहाँ मगरिब के भी अंदाजे तखमीने गलत हुए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदाजे तखमीने गलत हुए हैं। जब यूरोप में फैल रहा था तो आपको पता है अमेरिकी सदर ट्रंप क्या कह रहा था कि यहाँ नहीं आएगा, और जब आ भी गया था तो उसने वो तो अंदाजों का अंदाजा था ना यार। तो अंदाजों का फिर ये पहले इनके मशवरे से मैं इत्तफाक करता हूँ कि अगर वजीर आजम ना कोरोना पर तकरीर करें तो शायद अवाम बेहतर तरीके से जो है कुछ एहतियाती तदाबीर कर ले। वो हर दफा आकर के कहते हैं घबराना नहीं है और चले जाते हैं, और कौम कहती है अच्छा खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है तो चलें थोड़ी देर और देख लेते हैं। इस थोड़ी देर ने हमें मरवा दिया, खसूसन जो कि ईद की शॉपिंग के ऊपर बसद माजरत सुप्रीम कोर्ट ने भी और वजीर आजम ने भी जो कुछ किया, जिस तरह से खोली चीजें ईद के रोज में, आज वही नतीजा हम भुगत रहे हैं। जी अच्छा, अगले कॉलर है हमारे मुस्तफ़ा ज़मीर साहब सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम सर।
तो जी अस्सलाम वालेकुम आपको जी सर। जी मैं पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे ख्याल में आपका शायद वाहिद शो है पूरे हमारी जितनी भी न्यूज़ स्पेस है जो मतलब सुनने के काबिल होता है। एंड आई कमेंड यू फॉर योर वर्क एंड जिस तरह आप मतलब चीज़ें लाते हैं डिफरेंट इश्यूज पे जो एक्चुअल इश्यूज हैं उन पे बात करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ज़रार का बहुत फ़ैन हूँ और इनके ट्विटर अकाउंट का बहुत फ़ैन हूँ। सर आई एम सॉरी अबाउट माय ट्विटर अकाउंट, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ जी। जी खैर मैं बात करना चाह रहा था कोरोना के ऊपर क्योंकि दिस इज द टॉपिक दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट और अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि लाइक एनीथिंग एल्स मतलब हर चीज़ जो है पाकिस्तान में और खैर ये पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है जब से सोशल मीडिया आया कि पॉलिटिक्स बहुत डिवाइसिव हो चुकी है। तो अभी मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ। सऊदी अरब में अगर आप वर्ल्ड मीटर पे जाएं आज की डेट में तो सऊदी अरब में जो केसेस हैं वो 1,20,000 है। ठीक है। पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो 1,25,000 हैं। चलें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हो गए हैं केसेस है वो अंडर रिपोर्टेड हैं। तो आप कुछ एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि 5 से 6 लाख केसेस हैं और जो एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि 8 से 10 लाख केसेस हैं। तो अगर आप अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सऊदी अरब में जो पॉपुलेशन की परसेंटेज के वाइज केसेस हैं वो 0.35 0.36 बनते हैं अभी की डेट में और जो पाकिस्तान में बनते हैं वो 0.4 0.45 बनते हैं ऑफ द पॉपुलेशन क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन 7 गुना ज्यादा है। और जबकि जो सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन हुआ है क्योंकि मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ ठीक है, जिस दिन इधर यहाँ पे 6 केस हुए थे उस दिन से 3 महीने के लिए कर्फ्यू था, लिटरली कर्फ्यू था। ठीक है, मतलब आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, उस चीज के बावजूद अगर आप परसेंटेज देखें तो वो सेम है। ठीक है, और दूसरा फिर हुआ ये कि इन 3 महीनों के दरमियान सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है दैट हैज बीन डेवास्टेटेड। ठीक है, $100 बिलियन का तकरीबन नुकसान हो चुका है और इन्होंने फिर भी दे परसिवियर्ड और जब इनका जो पीक था वो कर्व जब नीचे आया सिग्निफिकेंटली तब इन्होंने खोला। बट जैसे ही खोला उसके 10-15 दिन के अंदर वो केसेस जो नई पीक अभी आई है वो पुरानी पीक से भी ऊपर है। मुस्तफा साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप लाइन पर रहे हमें एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद ये आपकी बात सुनते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा ज़मीर साहब से जिन्होंने सऊदी अरब से कॉल की है और वो सऊदी अरब के लॉकडाउन और वहाँ जो कोरोना फैल रहा है उसके बारे में बता भी रहे थे और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी कंपेयर कर रहे थे। उनकी कॉल जो है वो क्योंकि हमें वक्फा लेना पड़ गया, हम वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा आप वहीं से बताइए जहाँ से आपने सिलसिला छोड़ा था। जी, तो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन ये कर रहा था कि देखें एक तरफ पाकिस्तान है जो बेसिकली अनऑफिशियली मेरे हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी की स्ट्रैटेजी फॉलो तो नहीं कर रहा बट हो रही है। ठीक है, अब वो वेदर पॉलिटिकल विल की वजह से हो रही है या वो उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स की वजह से हो रही है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट एनीवेज हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं हम। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसने मेरे ख्याल में शायद चीन के बाद शायद सबसे ज्यादा जो टफ लॉकडाउन है वो शायद सऊदी अरब में हुआ है और 3 महीने लगातार हुआ है। तो रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो असल में मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि हमारे जब मैं अपने न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ और जो टीवी देखता हूँ और जो ये पूरी सियासत जो इसके ऊपर चल रही होती है वो इस तरह लोग बोल रहे होते हैं। एक बंदा आके बोलता है कि नहीं यार ये तो लॉकडाउन होगा तो तभी बचेंगे वरना मर जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो दूसरा कहता है कि यार अगर लॉकडाउन किया तो हम मर जाएंगे। तो ये जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ये गलत हैं। अभी मैं कुछ क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मैं भी घर पे बैठा होता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ, तो इस चीज़ को पढ़ता रहता हूँ, इसको रिसर्च करता है। अगर आप देखें 2 कंट्रीज स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज वगैरह सुने जिस तरह एंडर्स टेग्नल हैं जो स्वीडन के पब्लिक हेल्थ के चीफ हैं और फिर दूसरी तरफ
जी कैमिला हैं जो उनकी चीफ हैं, तो वो दोनों एक जगह पे बैठे हुए थे, एक जगह पे बात कर रहे थे, तो दे वर टॉकिंग विद सच ह्यूमिलिटी। जो जर्नलिस्ट था वो उनसे पूछने की कोशिश कर रहा था आप में से कौन सही है, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम हैव ऑपोजिट पोजीशंस, बट स्टिल दे वर सेइंग कि यार हो सकता है कि स्वीडन बाद में सही निकले क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ पेंडेमिक व्हिच इज गोइंग टू पैन आउट ओवर अ ईयर। और जो स्वीडन वाला था कह रहा था हो सकता है नॉर्वे वाले सही हो। तो देयर आर सो मेनी अननोन्स इन दिस, और इतना ज्यादा जो ऐसे कहते हैं इसके अंदर जो है वो नोबडी नोज एनीथिंग बेसिकली, ठीक है। ये सो आई थिंक कि जिस तरह की इसके ऊपर सियासत हो रही है दैट इज फर्दर यू नो डिस्टॉर्टिंग द एक्चुअल इशू एट हैंड। और वो इशू ये है कि हमें शायद जो डायलॉग होना चाहिए वो नेशनल लेवल पे, अब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स आ जाते हैं पाकिस्तान में, मैं देखा कि डॉक्टर्स आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ दोस डॉक्टर्स आर नॉट इवन एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। कोई साहब आगे कहीं से उन्होंने आके उठ के कुछ कह दिया, ठीक है। एक तो एक्सपर्ट्स आने चाहिए, दूसरी तरफ से इकोनॉमिक साइड के भी एक्सपर्ट्स आने चाहिए। तो मतलब ये मेरा एक पॉइंट था। और जहाँ तक बात होती लॉकडाउन पे, आई वुड लव के यार कोई चैनल किसी दिहाड़ीदार को सड़क से उठाए रैंडमली और आके उससे पूछे कि भाई अगर 1 महीने के लिए हम बंद करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये होता ये है कि वो उसको नहीं कोई बुलाता है किसको है, कोई किसी PMLN के बंदे को बुला लिया, किसी PTI के बंदे को बुला लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब की मेरी अपनी तनख्वाह जो 40%। मुस्तफा बात सुनिए, मुस्तफा आई गॉट योर पॉइंट, मेरे ख्याल में स्पीड शोज भी है। मुझे बताएं अगर दिहाड़ीदार को कोरोना हो जाता है तो उसका इलाज कौन करेगा? क्या उसे अस्पताल में दाखिला मिलेगा या उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो अपना इलाज करा सके? नहीं आप सुनिए, देखें ये भी एक बहुत बड़ा अगर मुझे इजाजत दें, मैं ख्याल है मुस्तफा मतलब ज्यादा यहाँ पर एक इधर और की वो नहीं कर रहा, मतलब किसी एक स्ट्रैटेजी नहीं आई नो, मैं बात जो सही है। जो लास्ट पॉइंट मैं करना चाहूँगा इसके ऊपर आप अगर आप देखिएगा करिएगा, जोसेफ स्टिग्लिट्स हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फिर कार्ल रोफ हैं हार्वर्ड के। अभी ये जो बात होती है ना कि जी आपने जो ये कर्व को फ्लैटन करना है ताकि वो एक ऐसे लेवल पे आए जो कि आपकी हेल्थ केयर के जो एक लाइन है जिसके अंदर जो फैसिलिटी लाइन का कर्व है उसके नीचे आ जाए ताकि आप लोगों को सर्व कर सकें। वो सिर्फ स्ट्रेटेजी तभी चल सकती है कि जब आप एक दफा लॉकडाउन करें 1 महीने के लिए और वो उससे मसला हल हो जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे आप लॉकडाउन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी हिट होगी इन द लॉन्ग रन, तो जो आपका जो हेल्थ केयर का जो फैसिलिटी लेवल है जिसके नीचे आप कर्व को लाना चाह रहे हैं, वो हेल्थ केयर का वो जो फैसिलिटी लेवल है वो भी इन द लॉन्ग रन नीचे आना शुरू हो जाएगा साथ साथ। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है वो बहुत लॉन्ग टर्म की है। एनीवे आई मीन देखिए, बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं एक वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले मुस्तफा ज़मीर साहब से बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी, तो 2-3 चीजें हैं जिसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस वक्त दुनिया इस वायरस को सह भी रही है और इससे सीख भी रही है। अभी 100% कोई नहीं कह सकता कि जी ये अप्रोच सही थी या ये अप्रोच गलत थी, लेकिन हाँ कुछ अप्रोच जो हम कम से कम 80% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि यार ये कामयाब नहीं रही। जैसे कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी देख लें या ब्राजील की देख लें। हम यहाँ पर डेटा को रोकते हैं। ब्राजील की हुकूमत मुबशिर ने ऐलान कर दिया है कि अब से हम डेटा ही नहीं देंगे, मतलब कि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या इन्फेक्शंस है, क्या अमवात है। तो देयर आर सम 100% सम बैड एग्जांपल्स। लेकिन ये क्यों इंटरेस्टिंग बात है कि वो अगेन मैं इसे एग्री करता हूँ, मुझे अफसोस भी है कि यहाँ पर हमने टेक्निकल चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया है। लॉकडाउन एक लफ्ज नहीं है, एक हथियार है कि यार उसको मारो, वो तो लॉकडाउन वाले हैं, या ये बेवकूफ है, ये लॉकडाउन के हक में नहीं है। डिबेट नहीं है, और जब डिबेट होती है तो वो सियासतदानों के बीच होती है। अब सियासतदान से डिबेट कराएंगे तो जाहिर है कि पॉलिटिसाइज भी होगी। लेकिन एक जो बात है जो मेरा ख्याल है इस पर बहुत कम अभी तक बात हुई है लेकिन होनी चाहिए, लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द वायरस, जिसके अंदर एक स्टेप लॉकडाउन है, पाबंदियां हैं।
लेकिन जो कॉस्ट आएगा ना कंट्रोल करने का, वो शायद उससे भी ज्यादा हो, जिसका मतलब है ट्रैवल बैन, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट्स पे मजीद पाबंदियां। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में हमें डिटेल में एग्जामिन करना चाहिए। और मैं जी, सिर्फ दो अच्छा, चीजें कहना चाह जी, रहा हूँ। उन्होंने स्वीडन की भी बात की। स्वीडन का जो है एग्जाम्पल, अब स्वीडन के जो टॉप हेल्थ ऑफिसर है उन्होंने माजरत भी कर ली है कि उनकी जो हर्ड इम्यूनिटी वाली स्ट्रैटेजी थी वो गलत साबित हुई है। दूसरी बात लेकिन पता ब्राजील है, की आपने की, तो ब्राजील के बारे में ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो ब्राजील से अभी तक ट्रैवल बैन नहीं उठाएंगे। तो ये चीजें कुछ आ तो रही हैं, मगर स्वीडन का अगर मवाजना किया जाए उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जिसमें नॉर्वे है और डेनमार्क है और दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फिनलैंड है फॉर दैट मैटर, तो वहाँ जो डेथ का रेशो है और जो ये इन्फेक्शंस का रेशो बहुत हाई है स्वीडन में अपने दीगर तमाम ममालिक की निस्बत। लेकिन पता है हर्ड इम्यूनिटी की स्ट्रेटेजी में ये कामयाबी है बिकॉज हर्ड इम्यूनिटी में तो आपका मकसद ही ये होता है ना कि यार सबको लग जाए तो जिसने मरना है वो मर जाए। डी फैक्टो हर्ड इम्यूनिटी यही होती है। 12 अगले साल मेरा ख्याल सारे एक्सपर्ट्स हर दूसरे हफ्ते अपनी एस्टिमेट्स को रिवाइज ही कर रहे होंगे और पोजीशंस भी चेंज होती रहेंगी। बहरहाल अगले कॉलर है हमारे मोहम्मद सलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, सॉरी देर हो गई। सर जी कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। बात ये है सर जी कि मैं ये कहना, अब आज मैं आपके प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे जो 11,500 पेंशनर्स हैं इनको अपना खालिद अनवर के होते हुए हमें कोई उम्मीद नहीं है कि रिव्यू पिटीशन का केस लगेगा, क्योंकि ये नेशनल बैंक के जो खालिद अनवर साहब हैं ये मेन पिटीशनर हैं। जब तक ये हाजिर नहीं होंगे रिव्यू पिटीशन नहीं लगेगा। तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 सितंबर 2017 को हमारे हक में फैसला दिया था और उनके पीछे जजेस थे इजाज अफजल खान साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सर्विस मैटर्स को बड़ा दूर रखते हैं। और उसके बाद फिर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई अक्टूबर 2017 में, जिसकी समाअत में 8 दफा समाअत हुई, लेकिन उसमें 2 दफा हमारे खालिद अनवर साहब आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने इतने मुश्किल हालात में 1200 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे भी डिलीवर किए। हम आपसे कोई इमदाद नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं मांग रहे। हमारे जो नेशनल बैंक के वकील हैं खालिद अनवर साहब, इन्होंने सीएम दाखिल की थी 12 मार्च को और उसमें इन्होंने लिखा था कि हमने जो मौजूदा पेंशनर्स हैं इनको 12 अरब रुपए की पेमेंट करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे जो नेशनल बैंक के पेंशन के फंड में 56 अरब रुपया 31/12/2016 की फिगर बताती है और उसमें 3 साल में 30 अरब रुपए और जमा हो गया है। 80 अरब से ज्यादा हमारे पेंशन फंड में पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम तो किसी खजाने पर बोझ भी नहीं है और आपसे इंसाफ ये हो सकता है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि एक सूरत में इंसाफ हो सकता है। अगर आप किसी वजीर या मुशीर से पूछेंगे तो वो कहेंगे मैटर सब जुडिस है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज आप ऑर्डर करें नेशनल बैंक की इंतजामिया को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि नेशनल बैंक की रिव्यू विड्रा करें, नेशनल बैंक की रिव्यू विड्रा करें और नेशनल बैंक के पेंशनर्स को आप महीने में या 1.5 महीने में इनको पेमेंट करें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वकील सलमान अकम राजा ने 14 जून 2017 को नेशनल बैंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया था कि नेशनल बैंक ने पिछले 10 सालों में 45 अरब राइट ऑफ किया है। वज़ीर आज़म साहब, हम 11,500 और 3,000 विडोज आपकी तरफ देख रही है। 75, 80, 85 साल की उम्र हो चुकी है और हर 3 दिन के बाद एक पेंशन अल्लाह को प्यारा हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी मोहम्मद सलीम साहब, बिल्कुल आपकी हम हमेशा ही बात करते हैं, आप भी हमेशा बात करते हैं। सिर्फ एक रिव्यू पिटीशन की बात है वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह करे चीफ जस्टिस साहब इस रिव्यू पिटीशन को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दें, या जैसे मोहम्मद साहब ने सजेस्ट किया है कि वज़ीर आज़म नेशनल बैंक को हुक्म देते हैं कि जनाब ये इन गरीब पेंशनर्स को जो कि साल हर साल से गुज़िश्ता 10 साल से धक्के खा रहे हैं,
इनका कुछ किया जाए। उम्मीद है कहीं ना कहीं यूं जरूर रिंगेगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।